Good morning, student. My name is Meena Seni. I qualify NET and JRF preparation on RPSC and PhD. ओके, चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो चल रहा था वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। अब पार्ट 2 में हमने जाना था नागरिकता के संबंधी की नागरिकता कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कैसे उसे समाप्त किया जाता है। आज हमारा टॉपिक होगा नागरिक संशोधन अधिनियम 1955। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे इस तरीके से पढ़े कि इन डिप्थ उससे पढ़े कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना जा सके, या तो यूजीसी नेट हो या फिर जो आरपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हम पॉलिटिकल से रिलेटिव दे रहे हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना जा सके। हम उस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। अदरवाइज आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर आपको लगे कि नहीं मुझे और कोई टॉपिक में जानना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नागरिक संशोधन अधिनियम 1955, जिसमें आपको बताऊं शुरू से कि इसके अंदर सबसे पहले हम जो नागरिकता का विचार लिया था वो ब्रिटेन से लिया था। हमारी जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक ही देश की नागरिकता। एक ही देश की नागरिकता का मतलब जैसे कि एक देश में हमारे एक देश होता है और उसमें स्टेट्स भी होते हैं। तो जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो स्टेट होता है उसकी अलग नागरिकता प्राप्त होती है और अमेरिका की अलग नागरिकता प्राप्त होती है। पर हमारे इंडिया में क्या है कि पूरे भारत की एक ही नागरिकता होती है। जैसे कि अपन राजस्थान से हैं तो अपन ये नहीं कह सकते कि मैं राजस्थान की नागरिकता मुझे प्राप्त है, पूरे भारत की एक ही नागरिकता होगी। ठीक है, उसे एकहरी नागरिकता कहा जाता है क्योंकि कई कई बच्चे होते हैं जो एकहरी में भी डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर करा। आगे होता है कि इसके जो नियम रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब नागरिक संशोधन अधिनियम के अंदर 5 विधियों से नागरिकता का प्रावधान किया गया कि 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 अपन जानते हैं किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और समय समय पर जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसमें परिवर्तन किए गए जैसे हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब सबसे पहले कि जन्म के आधार पर, जिसे हम कहते हैं बाय बर्थ के आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त होती है कि यदि अदरवाइज कोई भी हो उसका भारत में जन्म हो जाए, उनके माता पिता बाहर के हो, आउट ऑफ इंडिया के उनके माता पिता हो, और यदि वो यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से आए हों और उस टाइम पे उनका बच्चा यहाँ पर हो जाता है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये प्रावधान अपने 1955 वाला जो संविधान था, उस नागरिक संशोधन अधिनियम था, उसमें ये प्रावधान किया गया था। पर बाद में हमने खुद ने महसूस करा कि ये चीज़ें तो मतलब इससे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, करप्शंस भी हो रहा है, टेररिज्म भी हो रहा है, इन सब एक्टिविटी को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया। फिर लाया गया सेकेंड नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, ये लाया गया जिसमें चेंजेस किया गया कि नहीं जन्म के आधार पर हम ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते। इसमें ऐसे क्या हो रहा था, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे थे और उनके जैसे यहाँ इस टाइम पे यहाँ पर उनकी डिलीवरी हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, तो उनको भारत की नागरिकता मिल रही थी। तो इससे चेंजेस किया गया 1986 में, जिसमें ये कहा गया कि इस आधार पर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उनके माता या पिता दोनों में से कोई भारतीय होना चाहिए तो ही उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ये प्रावधान इसमें कर दिया गया। फिर 2003 के अंदर फिर इसमें परिवर्तन किया गया क्योंकि इसका भी मिसयूज़ किया जाने लगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए आ रहा है या फिर घूमने के पर्पज़ से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ की किसी महिला से वो शादी कर लेता है, फिर कोई बच्चे हो रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल रही थी, तो इससे भी दिक्कत हो रही थी। तो 2003 में से क्या किया गया, माता पिता दोनों वैलिड होने चाहिए, मतलब माता वैलिड यहाँ भारत की नागरिकता होनी चाहिए और पिता भी हो रहा है आ रहा है यहाँ पर तो वो भी क्या वैलिड प्रूफ होना चाहिए उसका भी। तो इस वजह से इसमें चेंजेस किया गया 2003 के अंदर। फिर इसके अंदर दूसरा आधार है अपना, इसके अंदर वंश के आधार पर नागरिकता, जिसे अपन बोलते हैं बाय डिसेंट के आधार पर नागरिकता मिलना। इसके अंदर क्या था कि केवल पिता भारतीय होना चाहिए, माता भारतीय होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली जब पिता भारतीय होगा तो ही उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब माता बाहर की होनी चाहिए और पिता भारत का होना चाहिए और माता की होनी चाहिए बाहर की होनी चाहिए। अब इसमें भी भेदभाव होने लगा, महिलाओं ने कहा कि ये तो हमारे साथ भेदभाव है, यदि कोई महिला भारत की है और वो भारत वाले किसी से शादी कर लेती तो उसके बच्चे को यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी इस अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं सानिया मिर्जा का, कि सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता सानिया मिर्जा को प्राप्त थी और उसने पाकिस्तान के सिटीजन से शादी की थी। अब उनके बच्चे हुए तो उनको तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि अपने संविधान में तो ये प्रावधान ये रूल एंड रेगुलेशंस है, इसमें तो ये प्रावधान किया गया है कि मतलब माता नहीं पिता ही होना चाहिए भारतीय तो ही उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी।
तो इसमें फिर चेंजेस किए गए 1992 के अंदर। तो इसमें ये कहा गया कि माता पिता यदि दोनों में से कोई भी भारतीय होगा तो उनके बच्चों को क्या मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें ये चेंजेस किया गया, पहले ओनली पिता का रूल था, बाद में इसमें माता और पिता दोनों ऐड कर दिए गए। ठीक है। तीसरा इसमें है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता जैसे बाय रजिस्ट्रेशन कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो नागरिकता मिलेगी। तो इसमें समय है, जैसे कि पहले शुरुआत में जो इसमें टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था कि 6 महीने यदि कोई यहाँ निवास कर रहा है तो उसे मिल जाएगा। बाद में इसे 5 साल किया गया और वर्तमान समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसे 7 साल कर दिया गया। यदि 7 साल तक कोई यहाँ पर निवास करता है और उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है और जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। यदि आपको बीच में कोई भी इंक्वायरी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि चौथा इसमें बताया गया कि देशीकरण के आधार पर, जिसे नेचुरलाइजेशन कहा जाता है, उसके आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कला विज्ञान कोई किसी भी फील्ड के अंदर यदि उसे ज्ञान है, जैसे हम क्रिकेट ले लें, साइंटिस्ट ले लें या कोई संगीतकार ले लें, किसी भी फील्ड में उसे इन डेप्थ ज्ञान है, बाहर का कोई व्यक्ति है और अपनी जो आठवीं अनुसूची है उसमें 12 भाषाएं होती हैं, 12 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का उसे अच्छे से ज्ञान है और 10 साल तक वो यहाँ पर निवास करता है तो देशीकरण के आधार पर उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हो गया रूल। अब लास्ट एंड फाइनल इसमें आ जाता है पांचवा आधार है इसमें अजित भूमि। अजित भूमि का मतलब होता है, ये सबसे सिंपल होता है, जैसे किसी भी भूमि को हमने अपने अंदर भारत के अंदर मिला लिया तो उस भूमि के जो निवास करने वाले लोग हैं तो वो भी इस भारत के अंदर मिलेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सिक्किम को मिलाया था तो सिक्किम के जो भी लोग यहाँ पर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये 5 आधारों का डिटेल में वर्णन किया गया है नागरिक संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है। और समय समय पर जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे इसमें परिवर्तन भी किया गया। अब आगे आता है इसके अंदर समापन। समाप्त करने के भी तो अधिकार दिए गए होंगे ना, जब बनाने के दिए गए तो समाप्त करने के 3 अधिकार दिए गए इसके अंदर, त्याग, बर्खास्त और वंचित। मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ। त्याग का मतलब होता है कि स्वच्छता से वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले और बोले कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए तो वो इसे त्याग दे सकता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा होता है बर्खास्त करना, मतलब वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया या व्यक्ति कुछ ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे कि देश को नुकसान हो रहा है तो उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा होता है वंचित, मतलब वो यहाँ की नागरिकता भी ले रखा है और बाहर जाके दूसरे देश की उसने नागरिकता ले ली पर यहाँ उसने यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं करी और उधर की भी नागरिकता उसके पास में है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। तो यहाँ ये अपना नागरिक संशोधन अधिनियम अपने काफ़ी डिटेल में करा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा यदि अपन अच्छे से इसको स्टडी करेंगे कोई भी एग्जाम के अंदर। आगे अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, इसके आगे का ही मैं आपको बताऊंगी, आगे अपन वीडियो में अपन कल करेंगे। ओके बाय।